हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं मोनिका रावत आपका स्वागत करती हूँ आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में। बच्चों, आज हम क्लास 11 का जो आपका सब्जेक्ट है फिजिक्स, उसका चैप्टर थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर को कंटिन्यू करें। तो बच्चों, पिछले लेक्चर में हमने ये देखा था कि थर्मल प्रॉपर्टीज यानी तापीय गुण क्या होते हैं। ठीक है, इसमें हमने हीट के कॉन्सेप्ट को पढ़ा था, ऊष्मा के कॉन्सेप्ट को पढ़ा था, ये जाना था ऊष्मा क्या होती है, किस तरीके से होती है। ठीक है, इसका एसआई मात्रक, सीजीएस मात्रक सब हमने देखा था। इसके बाद हमने तापमान या टेम्परेचर के कॉन्सेप्ट को जाना था। टेम्परेचर या तापमान क्या होता है, किस तरीके से इसे मेजर किया जाता है, इसके स्केल्स क्या क्या होते हैं, ये सब चीजें भी हमने देखी थी। ठीक है, हमने यहाँ पे फ़ारेनहाइट और सेल्सियस स्केल के बारे में जाना था। इन दोनों के बीच का जो रिलेशन है या वे फॉर्मूले देखे थे जिनसे आप जो है फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में और सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में परिवर्तित कर सकते हैं। ठीक है, हमने इसके बेसिस पे ग्राफ भी देखा था कि आप इसका ग्राफ किस तरीके से बनाएंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं आइडियल गैस लॉ। आइडियल गैस लॉ क्या होता है, इसके बारे में हम जानेंगे। अगर हम आइडियल गैस की बात करें, आदर्श गैस की बात करें, तो वास्तविक तौर पे अगर देखा जाए तो आदर्श गैस वास्तविक तौर पे, एक्चुअल तौर पे एग्जिस्ट नहीं करती, लेकिन हम इसको बेस मान के बाकी जो गैस हैं उनकी प्रॉपर्टीज को हम पढ़ते हैं या डिस्कस करते हैं। यहाँ पे अगर हम बात करें आदर्श गैस नियम की, आइडियल गैस लॉ की, तो वो आपका कुछ इस तरीके से है। The ideal gas law states that the product of the pressure and the volume of 1 gram of molecule of an ideal gas is equal to the product of absolute temperature and the universal gas constant. क्या कहा गया है, अगर हम आइडियल गैस इक्वेशन की बात करें, आइडियल गैस लॉ की बात करें, आदर्श गैस नियम की बात करें, तो आदर्श गैस नियम क्या होता है, ये जो है ये इसमें ये कहा गया है कि जो प्रेशर है, दाब और आयतन है, इनका जो गुणनफल होता है वो बराबर होता है टेम्परेचर, गैस का जो टेम्परेचर है, ठीक है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर जो है गैस का, और जो आपका यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, इनके प्रोडक्ट। ठीक है, क्या कहा गया है, आदर्श गैस नियम कहता है कि एक आदर्श गैस के 1 ग्राम अणु के दाब और आयतन का गुणनफल गैस के पूर्ण एब्सोल्यूट या पूर्ण तापमान और सार्वभौमिक गैस स्थिरांक की गुणनफल के बराबर होता है, या हम कह सकते हैं PV इक्वल्स टू nRT, ये इसका फॉर्मूला होता है, जहाँ पे आपका P क्या होता है, प्रेशर यानी दाब, V क्या होता है, वॉल्यूम यानी आयतन, N क्या है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस यानी जो आपके सब्सटेंस है, कितना सब्सटेंस है वो, और R क्या है, आइडियल गैस कांस्टेंट। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पे फॉर्मूला है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसके बेस पे आपके क्वेश्चंस भी बनते हैं, आपको इनको याद रखना। ठीक है, आप इसे नोट करेंगे। अब हम चलते हैं अपने अगले टॉपिक की ओर। तो आपका अगला टॉपिक है थर्मल एक्सपेंशन यानी ऊष्मीय प्रसार। तो यहाँ पे अगर हम थर्मल एक्सपेंशन की बात करें, तो ये जो टॉपिक है आपका, इसको बेसिकली हम ठोसों में या सॉलिड में यहाँ पे बेसिकली पढ़ेंगे। यहाँ पे क्या होता है, ये देखा गया है कि जब भी किसी वस्तु को हीट दी जाती है, उसे ऊष्मा दी जाती है, तो वो क्या हो जाता है, एक्सपेंड हो जाता है, यानी उससे प्रसार हमें दिखाई दे। जैसे मान लीजिए आपने एक लोहे की रॉड ली और उसे आप क्या करते हैं, गर्म करते, उसको हीट देते, तो ये देखा गया है कि जो लोहे की रॉड है वो आपकी क्या हो जाती है, एक्सटेंड हो जाती है या जो है बढ़ जाती है। तो थर्मल एक्सपेंशन क्या होता है, थर्मल एक्सपेंशन बेसिकली किसी भी वस्तु, किसी भी बॉडी की जो शेप है, आकार में बढ़ोतरी होती है, और किसके कारण होती है, टेम्परेचर यानी तापमान के कारण। यानी हमने तापमान बढ़ाया तो जो बॉडी है, जो वस्तु है, वो उसका आकार बढ़ता है, यही आपका थर्मल एक्सपेंशन कहलाता है। यहाँ पर हम 3 तरीके के एक्सपेंशन पढ़ेंगे, एक लीनियर एक्सपेंशन यानी रेखीय प्रसार, दूसरा आपका एरियल एक्सपेंशन यानी जो आपका क्षेत्रफल में विस्तार होता है,
तीसरा आपका आयतन प्रसार या वॉल्यूमेट्रिक या वॉल्यूम एक्सपेंशन। ठीक है, तो हमारे पास 3 तरीके के एक्सपेंशन है और इनके बारे में जब हम पढ़ेंगे तो बेसिकली हम यहाँ पे सॉलिड्स या ठोसों की बात करेंगे, इनके कोफिशिएंट्स को भी हम डिस्कस करेंगे, साथ ही साथ इनके बीच का हम रिलेशन यहाँ पे जानेंगे। तो सबसे पहले थर्मल एक्सपेंशन देख लेते हैं। थर्मल एक्सपेंशन, द इंक्रीज ऑफ साइज ऑफ बॉडी, the increase of size of body due to the increase in the temperature is called thermal expansion। यानी कोई भी वस्तु है, कोई भी बॉडी है, उसके आकार में जो बढ़ोतरी होती है और किसके कारण होती है, तापमान बढ़ाने के कारण जो होती है, उसी को हम थर्मल एक्सपेंशन कहते हैं। 3 टाइप्स ऑफ एक्सपेंशन कैन टेक्स प्लेस इन सॉलिड, यानी अगर हम ठोसों की बात करें तो ठोस में 3 प्रकार के एक्सपेंशन या 3 प्रकार के प्रसार होते हैं। कौन कौन से? लीनियर, सुपरफिशियल एंड वॉल्यूम एक्सपेंशन। ठीक है, लीनियर रैखिक, सुपरफिशियल यानी एरियल क्षेत्रफल में, और ये आपका वॉल्यूमेट्रिक है। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आप ये जानते हैं रैखिक तो 1 डायमेंशन में, 1 विमा में होता है, सुपरफिशियल 2 डायमेंशन में, 2 डायमेंशन में होता है, और वॉल्यूमेट्रिक आपका 3D में होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपके एक्सपेंशन इस तरीके से होते हैं। ठोसों में ऊष्मीय प्रसार, लीनियर थर्मल एक्सपेंशन ऑफ सॉलिड। ठीक है, जब ठोस के सामान्य अवस्था का अध्ययन किया जाता है तो इसमें अणु बहुत पास पास स्थित होते हैं। जब किसी ठोस को ऊष्मा दी जाती है तो इन अणुओं की गतिज ऊर्जा का मान बढ़ जाता है। क्या कहा गया है, यहाँ पे हम एक्सपेंशन जो है ठोसों के बारे में पढ़ेंगे। अब ठोस के बारे में अगर हम बात करें तो आपने जो है अपनी जो प्रीवियस क्लासेस है, क्लास 9th में केमिस्ट्री में जो है आपने जो ठोस होते हैं या जो बेसिकली पदार्थ होते हैं उनके स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा है। उनमें एटम्स या अणु किस तरीके से होते हैं ये भी आपने देखा है। तो यहाँ पे यही कहा जा रहा है कि हम ये जानते हैं कि जो आपके ठोस होते हैं इसके जो अणु होते हैं वो कुछ इस तरीके से, इस तरीके से आपने पढ़ा है। ये मतलब इसके जो अणु होते हैं ये आपस में बिल्कुल पैक्ड होते हैं, बिल्कुल अच्छे से इस तरीके से बिल्कुल यहाँ पे पैक्ड होते हैं। ठीक है, तो क्या होता है कि जो ठोस होते हैं, ठोस के जो अणु होते हैं ये आपस में पास पास स्थित होते हैं, यानी बिल्कुल एकदम एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, बिल्कुल फिक्स होते हैं। अब क्या होता है, जब हम इन्हें क्या देते हैं, गतिज ऊर्जा देते हैं। यानी हमने क्या किया, हमारा ठोस ऐसे था और हमने क्या किया, इसे गतिज ऊर्जा दी। ठीक है, गतिज ऊर्जा कैसे देंगे आप, कैसे देंगे, हीट करके। तो जब आपको पता है कि जब हम किसी चीज को हीट करेंगे तो उसके जो अणु है वो क्या करेंगे, इनको एनर्जी मिल गई, ऊर्जा मिल गई। ऊर्जा मिली तो क्या हो गया, इसमें काइनेटिक एनर्जी, क्या जो गतिज ऊर्जा है वो बढ़ गई और ये क्या करने लगे, वाइब्रेट करने लगे, वाइब्रेट करने लगे। अपनी स्थिति में ये क्या करने लगे, हिलने डुलने लगे। तो ऐसा हो जाता है, क्या हो जाता है, इससे गतिज ऊर्जा में वृद्धि हो जाती है और इसके कारण क्या होते हैं, ये अणु थोड़ा थोड़ा दूर दूर हो जाते, यानी इनके बीच में क्या हो जाता है, एक स्पेसिंग आ जाती है या ये थोड़ा थोड़ा दूर हो जाते हैं, जिसके कारण क्या होता है, प्रसार हो। ठीक है, और इस गतिज ऊर्जा में वृद्धि के कारण अपने पास स्थित अणुओं को दूर करने का प्रयास करते हैं, जिससे सामान्य अवस्था की तुलना में अणुओं के मध्य में दूरी बढ़ जाए। ठीक है, तो क्या हुआ, हमने ऊष्मा दी, हीट दी, हीट के कारण क्या हो गया, अणु अपनी जगह में हिलने लगे तो उनके बीच में क्या हो गया, स्पेसिंग या गैप आ गया या उनके बीच में दूरी बढ़ गई और पदार्थ फैल जाता है। इसे ही हम ठोस में ऊष्मीय प्रसार कहते हैं। तो इस तरीके से आपका क्या होता है, पदार्थ फैल जाता है और आपका क्या हो जाता है, ऊष्मीय जो है ऊष्मीय प्रसार होता है इसमें ठोस। तो यहाँ पे हमने क्या देखा, हमने देखा कि किस तरीके से अणुओं को गतिज ऊर्जा देके जो है क्या हो जाते हैं, आपके अणु एक दूसरे से थोड़ा सा दूर हो जाते हैं और आपकी जो वस्तु है वो बढ़ जाती है, एक्सटेंड हो जाती है। अब यहाँ पे आपके 3 प्रकार हैं जिनके बारे में हम पढ़ेंगे। पहला है आपका रेखीय प्रसार, ठीक है, दूसरा है आपका यहाँ पे क्षेत्रीय प्रसार और तीसरा है आपका
आयतन प्रसार। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे लीनियर या रेखीय प्रसार की। अब जैसे कि आप रेखीय प्रसार से समझ सकते हैं या जान सकते हैं कि यहाँ पे क्या हो रहा है, लीनियरली या एक डायमेंशन में प्रसार हो। ठीक है, यानी यहाँ पे क्या हो रहा है, हम सॉलिड को या ठोस को गर्म कर रहे हैं, उसको हीट दे रहे हैं और हीट के कारण उसकी क्या हो रहा है, लंबाई में बढ़ोतरी हो। मान लीजिए हमारे पास एक जो है ठोस है, एक रॉड है एल लंबाई की, हमने क्या किया, उसे हीट किया, उसे ऊष्मा दी। ऊष्मा देने के कारण क्या हुआ, वो लंबा हो गया, उसमें एक्सटेंशन आ गया, और जो उसमें लंबा हो गया, एक्सटेंशन आ गया, तो उसमें जो लेंथ में जो बढ़ोतरी हुई वो कितनी हुई, डेल एल की बढ़ोतरी। ठीक है, तो लीनियर एक्सपेंशन क्या है, लीनियर एक्सपेंशन बेसिकली एक डायमेंशन में किसी भी सॉलिड या ठोस का एक डायमेंशन में एक विमा में जो है बढ़ोतरी होना है। द इंक्रीज इन द लेंथ ऑफ अ सॉलिड ऑन हीटिंग इज कॉल्ड लीनियर एक्सपेंशन। यानी जब भी किसी वस्तु या किसी भी ठोस को हम गर्म करते हैं, हीट करते हैं, तो उसमें क्या हो जाता है, हीटिंग के कारण, ठीक है, ऊष्मा के कारण उसमें एक्सटेंशन आ जाता है, और इसी को हम लीनियर एक्सटेंशन, लीनियर एक्सपेंशन कहते हैं। If the temperature of a rod of original length L is raised by an amount of del T, ठीक है, its length increased by del L, then the linear expansion is given by, क्या कहा गया है, क्या कहा गया है कि जब भी हम किसी भी L लंबाई की जो रॉड है उसे गर्म करते हैं तो उसकी लंबाई में बढ़ोतरी होती है। ठीक है, लंबाई में बढ़ोतरी हुई यानी एक्सटेंशन हुआ, कितना हुआ, कितना एक्सटेंशन हुआ, डेल एल का एक्सटेंशन, और वो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, आपके टेम्परेचर के ऊपर। तो जो आपका एक्सपेंशन है बेसिकली डेल एल जो है वो किसके ऊपर निर्भर कर रहा है, डेल एल पहला आपकी रॉड की लंबाई जो कि एल है, और दूसरा डेल एल जो है वो टेम्परेचर या तापमान में जो बढ़ोतरी हो रही है उसके ऊपर वो निर्भर कर। ठीक है, क्या कहा गया है कि डेल एल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल। ठीक है, जो आपकी बढ़ोतरी हो रही है वो एक तो लंबाई के ऊपर भी निर्भर कर रही है, दूसरा टेम्परेचर या तापमान में जो चेंज आया है, बदलाव आया है, उसके ऊपर ये निर्भर कर रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास एक वैल्यू आएगी, एक कोफिशिएंट आएगा जिसे हम क्या कहते हैं, अल्फा। इसे हम क्या कहते हैं, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। ठीक है, जो अल्फा होता है वो आपका क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। यानी क्या होता है, ये आपका कोफिशिएंट होता है लीनियर एक्सपेंशन का। ठीक है, देखिए प्रसार का कोफिशिएंट, द यूनिट ऑफ अल्फा इज पर डिग्री सेल्सियस और इन सीजीएस पर केल्विन इन एसआई सिस्टम। ठीक है, तो अगर हम बात करें इसकी यूनिट की तो सीजीएस में ये पर सेल्सियस होता है और एसआई में पर केल्विन। ठोस का रेखीय प्रसार लीनियर थर्मल एक्सपेंशन ऑफ सॉलिड, किसी ठोस में उसकी लंबाई में होने वाले प्रसार को रेखीय प्रसार कहते हैं। ठीक है, लंबाई में होने वाले प्रसार को क्या कहते हैं, रेखीय प्रसार कहते हैं। जब किसी तार या छड़ को गर्म किया जाता है तो गर्म करने से यह तार अपनी लंबाई के अनुरूप प्रसारित होती है, इसे ही रेखीय या अनुदैर्ध्य प्रसार कहते हैं। ठीक है, इसका उदाहरण हम गर्मी में दो खंभों के माध्यम लटकी तारों से देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक उदाहरण दिया गया है, जैसे कि मान लीजिए आपके पास दो खंभे हैं और उनके बीच में आपने क्या किया, एक तार लगा। अब गर्मी में क्या होता है, रेखीय प्रसार होता है, और आप ये देख पाते हैं कि जो आपके खंभे हैं उसमें जो आपकी तार लगाई गई है, ठीक है, सर्दियों में बिल्कुल ऐसे रहती है। ठीक है, और गर्मियों में क्या हो जाती है, थोड़ा सा लूज हो जाती है। गर्मियों में कैसे हो जाती है, थोड़ा सा लूज, हल्की सी लूज आपको दिखाई देती है। ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि तार क्या हो गया है, गर्मी के कारण या ऊष्मा के कारण इसमें एक्सपेंशन या प्रसार आया है, इसी कारण ये आपको इस तरीके से लटकी हुई सी दिखाई देती है। तो ये आपका एक उदाहरण, इसका उदाहरण हम गर्मी में दो खंभों के मध्य लटके तारों में देख सकते हैं, जो गर्मी के समय में ऊष्मा पाकर रेखीय प्रसार के कारण अधिक लंबी हो जाती है और अधिक लटक जाती है। यदि किसी प्रसार की लंबाई L है और
ऊष्मा T पाकर फैल जाती है तो इसकी लंबाई में परिवर्तन आ जाता है, जिसे हम इस सूत्र से बता सकते हैं, यानी लंबाई में परिवर्तन यानी डेल एल बराबर अल्फा एल टी, जहाँ पे अल्फा क्या है, अल्फा तार या छड़ के पदार्थ का रेखीय प्रसार, ठीक है, प्रसार गुणांक कहलाता है। ठीक है, तो ये आपका लीनियर एक्सपेंशन हुआ, आप इसे नोट करेंगे। इसके बाद हम इसका जो है न्यूमेरिकल डेरिवेशन भी देखेंगे। अब हम इसका जो है न्यूमेरिकली हम इसे देख लेते हैं। हमने क्या पढ़ा कि जो आपका लीनियर एक्सपेंशन है या रेखीय प्रसार है, ठीक है, लीनियर एक्सपेंशन या रेखीय प्रसार जो है वो क्या है, डेल एल मान लेते हैं। ठीक है, रेखीय प्रसार है, ठीक है, क्या है, लीनियर एक्सपेंशन। ठीक है, रेखीय प्रसार के बाद आपका डेल टी क्या है, तापमान में परिवर्तन, या जो आपने ऊष्मा दी है तापमान यानी चेंज इन टेम्परेचर, ठीक है, एल है डेल एल टी, इसके बाद हमारे पास है टी, सॉरी एल, ठीक है, एल, एल यानी ओरिजिनल लेंथ। वस्तु की वास्तविक लंबाई, लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट या एक्चुअल लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट। अब हमने यहाँ पे डेफिनेशन पढ़ी, किसकी डेफिनेशन पढ़ी, रेखीय प्रसार की। क्या कहा था हमने कि जो आपका रेखीय प्रसार है डेल एल जो है वो डिपेंड करता है पहला वस्तु की लंबाई के ऊपर, ये आपका पहला समीकरण हो गया। इसी तरीके से डेल एल जो है वो तापमान में जो बदलाव आए, जो आपने हीट दी है उसके ऊपर भी निर्भर करता है। ठीक है, अब अगर हम एक और दो को कंबाइन कर ले, एक और दो को अगर कंबाइन करें तो ठीक है, तो आप लिखेंगे फ्रॉम 1 and 2। आप लिखेंगे फ्रॉम 1 and 2 del L equals to L del T। यहाँ पे आपका डायरेक्ट प्रोपोर्शनल का साइन आएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं डेल एल इक्वल्स टू, इसको हटाएंगे तो आपके पास हो जाएगा अल्फा, अल्फा आपका कांस्टेंट आ गया, कोफिशिएंट आ गया लीनियर एक्सपेंशन का, एल डेल टी। अल्फा की वैल्यू देखिए तो अल्फा आ जाएगा आपका बराबर डेल एल अपॉन एल डेल टी। ठीक है, तो यहाँ पे आपका इस तरीके से अल्फा का मान आ गया है, क्योंकि आपका लीनियर एक्सपेंशन का क्या है, कोफिशिएंट। ठीक है, अब हम मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, L1 जो है वो प्रारंभिक लंबाई है वस्तु की या ओरिजिनल लेंथ है वस्तु की, तो आप लिखेंगे
ओरिजिनल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट यानी वस्तु की वास्तविक लंबाई। L2 क्या है आपका, प्रसार के बाद वस्तु की लंबाई। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम टेम्परेचर की बात करें, आप इसे LT1 और LT2 भी लिख सकते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें डेल टी की, तो डेल टी क्या है, डिफरेंस है टेम्परेचर का। ठीक है, तो पहला हम जो टेम्परेचर लेते हैं वो कितना लेते हैं, T1। ठीक है, और T2 क्या है आपका, चेंज ले लेते हैं टेम्परेचर। ठीक है, और यहाँ पे हम वैल्यूज को रख देंगे, तो डेल एल की वैल्यू कितनी है आपकी, डेल एल हो जाएगा बराबर LT2 माइनस LT1। इसी तरीके से डेल टी की बात करें तो T2 माइनस T1 हो जाएगा। ठीक है, अब हम यहाँ वैल्यूज रख देंगे। ठीक है, तो वैल्यू कैसे आएंगी, अल्फा बराबर LT2 माइनस LT1 अपॉन L। ठीक है, हम यहाँ पे जो L लेंगे, जो ओरिजिनल लेंथ कितनी है, LT1 ले लेंगे। ठीक है, क्योंकि स्टार्टिंग में यही है, L ही है लेंथ, तो LT1। ठीक है, और अंदर आ जाएगा आपका ब्रैकेट में T2 माइनस T1। ठीक है, तो ये आपका इस तरीके से आएगा। इसे आप फर्दर सॉल्व करेंगे, फर्दर आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास आएगा अल्फा इंटू LT1 T2 माइनस T1 इक्वल्स टू LT2 माइनस LT1। ठीक है, तो ये आ जाएगा इस तरीके से, आप इसे फर्दर सॉल्व करेंगे। ठीक है, यहाँ पे हम क्या करेंगे, LT2 की वैल्यू निकालना चाहते हैं। ठीक है, LT2 ये इधर आ जाएगा, तो ये आएगा LT1 प्लस अल्फा LT1 ब्रैकेट में आपका आ जाएगा T2 माइनस T1। ठीक है, LT1 आप कॉमन ले लेंगे, तो LT2 इक्वल्स टू LT1 कॉमन आ गया, अंदर ब्रैकेट में 1 प्लस अल्फा T2 माइनस T1। तो यहाँ पे आपका फाइनल, यहाँ पे ये वैल्यू आ गई है। तो ये क्या है आपका, जो आपका फाइनल लेंथ आई है, प्रसार के बाद जो आपकी लंबाई आई है वस्तु की, वो आपकी कुछ इस तरीके से यहाँ पे आ जाएगी। यहाँ पे अल्फा क्या है आपका, लीनियर एक्सपेंशन का कोएफिशिएंट, T1 T2 टेम्परेचर है। ठीक है, T1 स्टार्टिंग में टेम्परेचर, और जो चेंज आए हैं यानी जो आपने ऊष्मा दी है वो आपका T2 माइनस T1 है, और यहाँ पे LT1 क्या है, जो इसकी वास्तविक है। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसे जो है डेरिवेशन को करेंगे, आप इसे नोट करेंगे। अब हम चलते हैं अगले प्रकार की तरफ, जो है आपका सुपरफिशियल या एरियल एक्सपेंशन। अब जब हम सुपरफिशियल या एरियल एक्सपेंशन की बात करते हैं, तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि जब भी हम किसी ठोस को हीट देते हैं, ऊष्मा देते हैं, तो उसके एरिया में जो है बढ़ोतरी होती है, उसके एरिया में चेंजेस आते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक वस्तु है। ठीक है, इसका जो एरिया है वो A, हमने इसे क्या दी, ऊष्मा दी, हीट के कारण क्या हुआ, इसमें एक्सपेंशन आया, ये बढ़ गया। ठीक है, इसकी एरिया में बढ़ोतरी हो गई, जो कि क्या है, डेल ए। ठीक है, अब इसी को हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे। सुपरफिशियल और एरियल एक्सपेंशन या एरिया एक्सपेंशन, द इंक्रीज इन सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड और हीटिंग इज कॉल्ड सुपरफिशियल एक्सपेंशन। तो सुपरफिशियल एक्सपेंशन या क्षेत्रीय प्रसार क्या होता है, जब भी हम किसी वस्तु को हीट देते हैं, ऊष्मा देते हैं, और इस ऊष्मा के कारण क्या होता है, इसका जो सरफेस एरिया है, ठीक है, इसका सरफेस एरिया है, जो इसका जो है पृष्ठ जो क्षेत्रफल है, वो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है।
इसी को हम क्या कहते हैं, सुपरफिशियल एक्सपेंशन। If A naught is the area of the solid at 0 degree and its area at T degree Celsius, तो AT equals to A naught into 1 plus beta T। अब अगर हम A naught जो है उसे हम सॉलिड का एरिया बोले, ठोस का जो एरिया है, क्षेत्रफल है 0 डिग्री सेल्सियस में, और A क्या है, T डिग्री सेल्सियस में जो है एरिया है, ठीक है। तो हमारे पास AT बराबर आ जाएगा A नॉट 1 प्लस बीटा T, ठीक है। अगर हम बीटा की बात करें, यहाँ पे क्या है, बीटा क्या है आपका, कोफिशिएंट ऑफ सुपरफिशियल एक्सपेंशन, यानी ये जो आपका है क्षेत्रीय प्रसार का कोफिशिएंट है। और अगर हम इसकी यूनिट की बात करें तो इसकी यूनिट भी वही है जो आपका लीनियर एक्सपेंशन की कोफिशिएंट की थी, कितनी, डिग्री पर डिग्री सेल्सियस और पर केल्विन। ठोस का क्षेत्रीय प्रसार, जब किसी ठोस को गर्म करने या उस पर ठोस की लंबाई तथा चौड़ाई दोनों में प्रसार होता है, यानी जब भी हम क्या करते हैं, किसी ठोस को गर्म करते हैं और उसकी लंबाई और चौड़ाई दोनों में क्या होता है, इंक्रीमेंट दिखाई देता है, उसमें प्रसार दिखाई देता है, उसमें एक्सपेंशन दिखाई देता है, अर्थात दो विमाओं में प्रसार होता है, तो ऐसे प्रसार को ठोस का क्षेत्रीय प्रसार कहा जाता है या कहते हैं। उदाहरण के लिए, जब किसी धातु की बनी चादर को गर्म किया जाता है तो इसका क्षेत्रफल में प्रसार होता है, ठीक है। इसका आपको एक जो है यहाँ पे उदाहरण दिया गया है कि मान लीजिए आपके पास कोई धातु की चादर है, अब आप उसे क्या कर रहे हो, हीट करते हो, गर्म करते हो। तो ये देखा गया है कि जब हम उसको गर्म करते हैं तो जो आपकी शीट है वो बढ़ जाती है, उसकी लंबाई चौड़ाई दोनों में बढ़ोतरी आती है या प्रसार आता है। किसी ठोस का क्षेत्रफल A है जिसको T पर गर्म करने से उसके क्षेत्रफल में प्रसार हो जाता है, इसे निम्न सूत्र द्वारा लिखते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आपका जो है, यहाँ पे क्षेत्रफल में प्रसार या डेल A दिखाया गया है बीटा AT से, ठीक है, जहाँ पे बीटा क्या है, ठोस के पदार्थ के क्षेत्रफल प्रसार गुणांक, ठीक है। तो ये क्या है, आपकी ठोस जो पदार्थ है उसके जो क्षेत्रफल में जो बढ़ोतरी हो रही है उसका गुणांक आपका बीटा है, ठीक है। इसको आप इस तरीके से भी देख सकते हैं, जैसे यहाँ पे है डेल A अपॉन A बराबर हो जाएगा आपका 2 अल्फा 1 डेल्टा T, ठीक है। आप इसे नोट करेंगे। अब यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, जैसा हमने अभी पिछले वाले टॉपिक में हमने जो है फॉर्मूला डिराइव किया, बिल्कुल उसी तरीके से आप यहाँ पे फॉर्मूला डिराइव करेंगे। तो हम क्या मान रहे हैं, हम जो है S मान लेते हैं, S या A ले सकते हैं आप, S मान लेते हैं। आप लिखेंगे वस्तु का प्रारंभिक पृष्ठ क्षेत्रफल या पृष्ठीय क्षेत्रफल डेल L क्षेत्रफल प्रसार है, और डेल T जो है ऊष्मा या तापमान में अंतर, या ऊष्मा जो है ऊष्मा के द्वारा या तापमान के द्वारा इसे दर्शाया गया है, ठीक है। अब जैसे हमने पिछले वाले जो आपका डेरिवेशन था उसमें हमने क्या कहा था कि जो आपका रेखीय प्रसार है वो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, वस्तु की लंबाई और जो तापमान है। तो यहाँ पर भी जो आपका क्षेत्रफल प्रसार है वो डिपेंड करेगा आपके वस्तु के क्षेत्रफल और तापमान के, ठीक है, दोनों के ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक है। आप इसे सेपरेट लिखेंगे या फिर आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं, पहले हम सेपरेट लिख लेते हैं। डेल एस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एस, डेल एस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल टी, ये 1 है और ये 2 है। तो 1 और 2 से हमें क्या मिलता है, डेल एस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एस डेल टी के, या डेल एस इज इक्वल्स टू, यहाँ पे हम कांस्टेंट लगाएंगे बीटा एस डेल टी, या बीटा इक्वल्स टू डेल एस अपॉन एस डेल टी, ठीक है। तो
तो यहाँ पे ये आपका रेशियो आ गया है, नोट करेंगे। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम मान लेते हैं ST1 मान लेते हैं कि ये क्या है, ये प्रारंभिक पृष्ठ क्षेत्रफल। ठीक है, और ST2 क्या मान लेते हैं हम, ये आपका अंतिम या जब आप हीट दे देते हो उसके बाद क्षेत्रफल। तो आप लिख सकते हैं ST1 और ST2 क्या है, वस्तु का T1 तथा T2 तापमान पर क्षेत्रफल है। ठीक है, ST1 और ST2। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं जो आपका डेल एस है उसकी जगह आप लिख सकते हैं ST2 माइनस ST1। टेम्परेचर में या तापमान में जो अंतर आ रहा है उसके लिए लिख सकते हैं T2 माइनस T1, और जो आपका S है उसे आप लिखेंगे ST1। ठीक है, तो आप यहाँ पे इस फॉर्मूले में रख देंगे सारी वैल्यूज, ये फॉर्मूला जो है आपका। ठीक है, यहाँ पे रख देंगे वैल्यूज, तो आ जाएगा आपका बीटा बराबर ST2 माइनस ST1 अपॉन ST1 इंटू T2 माइनस T1। फर्दर सॉल्व करेंगे। ठीक है, हम ST2 की वैल्यू निकाल देंगे, कितना एक्सपेंशन हुआ, तो जाएगा बीटा ST1 T2 माइनस T1 ST2 माइनस ST1। तो आपका आ जाएगा ST2 बराबर ST1 प्लस बीटा ST1 T2 माइनस T1। तो यहाँ पे ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आपका ये आंसर आ जाएगा। यहाँ पे आपने जो आपको फाइनली, ठीक है, ऊष्मा देने के बाद जो आपको वस्तु का पृष्ठ क्षेत्रफल मिला है उसकी वैल्यू यहाँ पे इस तरीके से आ जाएगी। ठीक है, आप इसे नोट करें। अब हम चलते हैं अगले जो आपका टाइप है उसकी तरफ, जो है आपका आयतन प्रसार या वॉल्यूम एक्सपेंशन। यहाँ पे क्या होता है, जो आपका सॉलिड होता है उसको हम हीट देते हैं, ऊष्मा देते हैं, और उस हीट के कारण क्या होता है, उसके आकार में बढ़ोतरी होती है। इस केस में जो बढ़ोतरी होती है वो लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई यानी तीनों डायमेंशन में होती है। ठीक है, तो इसी को हम क्या कहते हैं, वॉल्यूम एक्सपेंशन कहते हैं। अगर हम इसके कोएफिशिएंट की बात करें तो इसके कोएफिशिएंट को हम गामा से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अब इसका हम कोई उदाहरण ले सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए आपके पास कोई गेंद है, लोहे की गेंद है, उसे आप गर्म करते हैं। जब आप उसे गर्म करते हो तो क्या देखा गया कि जैसे आपकी गेंद मान लीजिए ये है, इसे आपने क्या किया, गर्म किया, तो गर्म करने के बाद ये क्या होगी, थोड़ा सा बड़ी होगी। ठीक है, तो क्या हुआ, हीट के कारण क्या हुआ, यहाँ पे एक्सपेंशन। ठीक है, वॉल्यूम एक्सपेंशन, द इंक्रीज इन वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड ऑन हीटिंग इज कॉल्ड वॉल्यूम एक्सपेंशन। यानी वॉल्यूम एक्सपेंशन या आयतन प्रसार क्या होता है, जब भी हम किसी सॉलिड या ठोस को गर्म करते हैं तो उसके आकार में क्या आता है, चेंज आता है, परिवर्तन आता है। इसी को हम वॉल्यूम एक्सपेंशन कहते हैं। द चेंज इन वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड विद अ चेंज इन टेम्परेचर डेल टी इज गिवन बाय डेल वी बराबर वी वाई डेल टी। ठीक है, वी गामा डेल टी होगा ये। ठीक है, तो क्या होता है, जब भी हम वॉल्यूम की बात करते हैं किसी भी ठोस में, जब हम तापमान देते हैं डेल टी, तो यहाँ पे जो चेंजेस आते हैं वो डेल वी बराबर वी गामा डेल टी होता है। फिर y इज कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन, जहाँ पे y क्या है, वॉल्यूम एक्सपेंशन का या आयतन जो प्रसार है उसका कोफिशिएंट है। ठोस का आयतन प्रसार, जब किसी ठोस को गर्म करने पर इसकी लंबाई, चौड़ाई तथा मोटाई तीनों में प्रसार होता है, तो इस प्रसार को ठोस का आयतन प्रसार कहते हैं। अर्थात गर्म करने से ठोस के आयतन में प्रसार होता है। उदाहरण, जब किसी लोहे की गेंद को गर्म किया जाता है तो इसके आयतन में वृद्धि अर्थात प्रसार हो जाता है।
माना किसी ठोस का आयतन V है, जब इसे T ताप पर गर्म किया जाता है तो इसका आयतन का प्रसार हो जाता है, जिसे निम्न सूत्र द्वारा ज्ञात किया जाता है। आयतन में परिवर्तन बराबर गामा V T, या गामा V डेल T। यहाँ गामा को ठोस पदार्थ का आयतन प्रसार गुणांक कहते हैं। ठीक है, तो ये आपका इस तरीके से होगा, आप इसे नोट करें। अब हम इसका फॉर्मूला देख लेते हैं। यहाँ पर हम मान लेते हैं कि V जो है वो वस्तु का प्रारंभिक आयतन है। डेल V जो है वो आपका आयतन प्रसार है। ठीक है, और क्या है आपका डेल V हो गया, और आपका डेल T क्या है, टेम्परेचर या तापमान, या जो आपने ऊष्मा थी। ठीक है, अब हमें क्या पता है कि जो आयतन में प्रसार होगा वो डिपेंड करेगा पहला आयतन के ऊपर, दूसरा टेम्परेचर के ऊपर। दोनों को कंबाइन करेंगे फ्रॉम 1 and 2, हमें क्या मिलता है, डेल V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V डेल T, या डेल V इक्वल्स टू गामा V डेल T, या आप लिख सकते हैं गामा इक्वल्स टू डेल V अपॉन V डेल T। यहाँ पे ये आपका फॉर्मूला आ गया है। ठीक है, गामा क्या है, आपका गुणांक है किसका, आयतन प्रसार का। ठीक है, तो आप इसे नोट करें। ठीक है, अब हम मान लेते हैं कि जो है VT1 वस्तु का आयतन है T1 टेम्परेचर में, और जो VT2 है वो क्या है, वस्तु का आयतन है T2 टेम्परेचर में। VT1 और VT2 वस्तु का T1 तथा T2 तापमान में आयतन है। ठीक है, तो ये आपका ऐसे आ गया। तो यहाँ पे जो है आपका डेल V हम ले लेंगे VT2 माइनस VT1, और डेल T ले लेंगे हम T2 माइनस T1। ठीक है, किया जाएगा, और V की वैल्यू हम ले लेंगे VT1। ठीक है, तो अब इस वैल्यूज को आप यहाँ पे फॉर्मूले में डाल देंगे। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, गामा बराबर VT2 माइनस VT1 अपॉन VT1 T2 माइनस T1। इसे सॉल्व करेंगे फर्दर, तो गामा इंटू VT1 T2 माइनस T1 VT2 माइनस VT1, तो VT2 आ जाएगा बराबर VT1 गामा ब्रैकेट में आ जाएगा VT1 इंटू T2 माइनस T1 ब्रैकेट। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे जो है वैल्यू आ जाएगी आयतन प्रसार के बाद। आपका जो वॉल्यूम है, आयतन है, उसका मान क्या होगा, ये आपका इस तरीके से आ जाए। ठीक है, आप इसे नोट करें। तो बच्चों, आज हमने देखा कि जो आपकी आदर्श गैस नियम है वो क्या है, आदर्श गैस की हमने समीकरण देखा, साथ ही साथ हमने थर्मल एक्सपेंशन या तापीय प्रसार के कॉन्सेप्ट को जाना। आई होप आपको ये सारे टॉपिक अच्छे से क्लियर हुए होंगे। आपको इन सबको रिवाइज करना है। अगर आपको कोई भी डाउट होगा तो नेक्स्ट लेक्चर में आप पूछ सकते हैं। आगे के लेक्चर में हम अल्फा बीटा गामा का रिलेशन देखेंगे, साथ ही साथ कुछ न्यूमेरिकल्स को हम सॉल्व करेंगे। तो बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं हम नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।